थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आज मेरे पास टाइम नहीं है उतना। है ना, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सबसे पहली चीज, हमें कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी। सो फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस अपने को क्या चाहिए होता है? एनर्जी, राइट। अच्छा, अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हम उसके लिए खाना खाते हैं, राइट। फिर फूड डाइजेस्ट होता है तो वो डाइजेस्टेड फूड बनता है, फिर फूड एब्जॉर्ब होता है, राइट। एंड फाइनली हर एक सेल को ट्रांसपोर्ट होता है, हर एक सेल को ट्रांसपोर्ट होता है। सो ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स। अब सेल्स के अंदर वो जो फूड है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है? ऑक्सीडाइज करके। क्या करके? इस पूरे चैप्टर में ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेसेस बहुत सारी मिलेंगी आपको, है ना। और फूड को ऑक्सीडाइज करके हम क्या बनाते हैं? एनर्जी। अब मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तुम पैसा एक साथ खर्च कर दोगे या आराम आराम से खर्च करोगे? अच्छा, ये तो हो गया एक बेसिक तरीका इस चैप्टर को समझने का। बट अगर हम और थोड़ा टेक्निकल बातें करें तो फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस अपने को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। बट एनर्जी आएगी कहां से? एनर्जी अल्टीमेटली आती कहां से? हम लोग प्लांट से खाना लेते हैं। प्लांट्स में खाना कहां से बनता है? सनलाइट से। सो आपने जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फोटोसिंथेसिस जो हम कर रहे थे वो किसको यूज करके कर रहे थे? सनलाइट को यूज करके कर रहे थे। यस और नो? सनलाइट मतलब अपने पास लाइट एनर्जी था, है ना, बोलिए। और लाइट एनर्जी से हम क्या बना पा रहे हैं? रियलिटी में ग्लूकोज बना पा रहे हैं। यस और नो? अरे ग्लूकोज ही ना बना रहा था तो ग्लूकोज में क्या होता है? C6H12O6। एम आई करेक्ट? यस। सो C6H12O6 में देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? एक 2 3 4 5 6। ये जो बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, इन सारे बॉन्ड्स में काफी ज्यादा एनर्जी होती है। क्या होती है? ये एनर्जी किसकी होती है? सनलाइट की एनर्जी होती है। यस और नो? तो सनलाइट की पूरी एनर्जी हम किस में स्टोर करते हैं? इस बॉन्ड्स में। किसमें स्टोर करते हैं? इस बॉन्ड्स में। यस और नो? ओके। तो ये जब हम खाएंगे, अच्छा इतना तक तो सर बहुत बढ़िया है कि हमें ग्लूकोज मिल गया और ग्लूकोज के बॉन्ड्स में ही एनर्जी है। अब उस एनर्जी को हमें अपने बॉडी के हिसाब से एंट्रैप कर लेना है अपने पास। तो इस बॉन्ड्स वाली एनर्जी को, ठीक है, हम क्या करते हैं? इसे हम यूज करते हैं। इस एनर्जी को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं टू मेक व्हाट? टू मेक समथिंग नोन एज एटीपी। टू मेक समथिंग नोन एज एटीपी। देखो तो कैसे करते हैं। आपने एटीपी के बारे में क्या सुना है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यही ना सुना है? हाँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कुछ ऐसा दिखता होगा। यहां पे कहीं पे एडेनाइन लगा होगा, है कि नहीं? यही ना है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऐसा ही होता होगा? श्योर है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे फास्फोरस, फॉस्फेट ग्रुप लगता है यहाँ पे, याद है कि नहीं? हाँ, और यहाँ कहीं पे एडेनाइन लगता था। तो नाइट्रोजनस बेस लगेगा एक जगह पे और एक जगह क्या लग रहा है आपका? फॉस्फेट। अच्छा, आपको पता है इनके पास लोन पेयर है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे तो क्या पास आना चाहेंगे? नहीं। तो इस मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये एनर्जी कहां से लाएंगे आप? इस वाली एनर्जी से। इस बॉन्ड्स की एनर्जी को जब आप तोड़ते हैं, तो जो एनर्जी आपको मिल रही है, मान लो इस वेसल में मैंने इस सारी एनर्जी को एंट्रैप कर लिया, तो ये जो एनर्जी आपको मिली, यही एनर्जी किस में जाएगी? इस फॉस्फेट्स बॉन्ड को फॉर्म करने में जाएगी, है ना। इन फॉस्फेट्स को पास लाने के लिए ये एनर्जी कहां से आएगी? इस कार्बन से। यस और नो? और अल्टीमेटली हम
इस चीज को फॉर्म करने के लिए ही ये सारी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, यस और नो। अब बात आई हमारे काम की, हमें काम करना है तो अपने को क्या चाहिए, तो ये वाली एनर्जी देखो कहां से मिलेगी। हमने अभी क्या बना लिया, एटीपी बना लिया, क्या बना लिया, मतलब अब हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है, हमारे बॉडी में एनर्जी आ चुकी है, बस अब किस किस प्रोसेस को जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एनर्जी को हम यूज करेंगे। मतलब जब जब हमें कुछ चीजें खरीदना होगा तभी ना पैसा खर्च करेंगे, कि हमेशा ऐसे ही खर्च कर देंगे, नहीं। तो अब ये जो एटीपी बनी है, इस एटीपी को हम कन्वर्ट करेंगे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी में, प्लस, और ये एनर्जी हम अपना लाइफ प्रोसेस में यूज करेंगे, यस और नो। ये पूरे चैप्टर का बेसिक है, पूरा चैप्टर में इतनी ही घटना होगी और कुछ भी नहीं होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई, पक्का। सो इस पूरे चैप्टर में हमारा पहला काम होगा कि अपने को एनर्जी चाहिए हर एक लाइफ प्रोसेस में, तो वो एनर्जी कहां से आएगी सर, वो एनर्जी सनलाइट से आती है, बिकॉज अल्टीमेट सोर्स कौन है एनर्जी का, सनलाइट। क्या सिर्फ हमारे लिए, नहीं, वो सारे लोगों के लिए जो फोटोसिंथेसिस करता है, वो सारे लोगों के लिए जो फोटोसिंथेसिस करता है। कौन कौन फोटोसिंथेसिस करता है सर ग्रीन प्लांट्स तो करते ही है, अरे यस और नो। सर बीजीए भी करते हैं, सर डाइनोफ्लैजेलेट्स भी करते हैं, सर क्राइसोफाइट्स भी करते हैं, और कौन करते हैं, यूग्लिनोइड्स भी करते हैं, यस और नो। और कौन कर सकता है, जिम्नोस्पर्म्स भी करते हैं, एंजियोस्पर्म्स भी करते हैं, ब्रायोफाइट्स भी करते हैं, टेरिडोफाइट्स भी करते हैं। क्या ये सारे के सारे करते हैं, यस सर, ये सब के सब फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या एल्गे भी करेगा, हाँ सर करेगा ही, एल्गे भी करता है, कोई परेशानी किसी को, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सेल के अंदर होने वाली प्रक्रिया है सब कुछ। क्या हमारे पास सेल है, हाँ। क्या प्रोकैरियोट के पास सेल है, हाँ। तो जहां जहां सेल है वहां पे अल्टीमेटली रेस्पिरेशन तो होना जरूरी है। हाँ, कौन से टाइप का रेस्पिरेशन होगा वो अलग बात है। रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक एनारोबिक, तो आपको बेसिक्स मालूम है, O2 यूज होता है, O2 यूज नहीं होता है, एनर्जी ज्यादा रिवॉल्व होती है नहीं होती है, वो अलग बात है। बट अगर आपके पास सेल है तो सेल के अंदर आपको खाने को ऑक्सीडाइज करना ही पड़ेगा ताकि आपको एनर्जी मिले, और एनर्जी आप डायरेक्ट ना खर्च कर दें, आप एटीपी के फॉर्म में खर्च करें। इसलिए पहले आप एटीपी बनाते हैं, इसीलिए पहले आप एनर्जी करेंसी बनाते हैं। इसलिए हमने एटीपी को क्या कहा था, एनर्जी करेंसी, जिसको आप अचानक से खर्च नहीं करेंगे, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसलिए हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं, क्योंकि आप इसको अचानक से खर्च नहीं करेंगे। आप जैसे अपने पैसे को आराम आराम से खर्च करते हैं, एटीपी को भी वैसे ही आराम आराम से खर्च करेंगे, यस और नो, बोलिए। ठीक है, ठीक है। सो आगे बढ़ रहे। सो रेस्पिरेशन क्या है, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। कहां पे, सेल के अंदर, सेल के बाहर, सेल के अंदर, बहुत बढ़िया, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, यस और नो। क्यों, वाई, टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। अच्छा, और इस एनर्जी का हम क्या करेंगे, ट्रैप दिस एनर्जी, ट्रैप दिस एनर्जी टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म एटीपी, एंड दिस कैन बी लेटर यूज्ड to supply energy for any process, for any process, yes or no, बोलिए, ठीक है। अच्छा, अब आ रहे हैं कि रॉ मटेरियल कहां से मिलता है रेस्पिरेशन का, रॉ मटेरियल कहां से आता है रेस्पिरेशन का, फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, यस और नो, बोलो। फिर एक टर्म आया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब किसी भी रिएक्शन का रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, है ना। यहाँ पे जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात कर रहा हूं, मतलब सबस्ट्रेट को एक ऐसा सब्सटेंस जिसको ऑक्सीडाइज करने से हमें एनर्जी मिले। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको ऑक्सीडाइज करने से हमें क्या मिले, एनर्जी मिले, यस और नो। सो कोई भी ऐसा सब्सटेंस which releases energy on oxidation, which release energy on oxidation, and oxidation से मेरा क्या मतलब है, रेस्पिरेशन।
देयरफॉर रेस्पिरेशन करने से जिस सब्सटेंस एनर्जी देती है उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यहाँ पे हमने एग्जांपल किससे शुरू किया था, C6H12O6 से, दैट इज ग्लूकोज। दैट इज, क्या ग्लूकोज ही हो सकता है एनर्जी का माध्यम? नहीं। फ्रुक्टोज भी हो सकता है? यस। क्या सर सुक्रोज भी हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सुक्रोज तो खुद कन्वर्ट हो सकता है फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज में, तो फ्रुक्टोज की वजह से एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज की वजह से एनर्जी मिलेगी, तो सुक्रोज की वजह से तो डबल मिलेगी। यस और नो? यस। अब देखता हूं और क्या क्या, और किसकी वजह से एनर्जी मिल सकता है तुम्हें, और किसकी वजह से एनर्जी? प्रोटीन से एनर्जी मिल सकती है, हाँ बिल्कुल। फैट से मिल सकती है, हाँ बिल्कुल। तो फैट से भी एनर्जी मिलेगी, फैट्स को ऑक्सीडाइज करने से भी एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट, क्या सर ये प्रोटीन को करने से मिलेगी? बिल्कुल, प्रोटीन को करने से भी मिलेगी। हाँ, ये अलग बात है कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म फैट मेटाबॉलिज्म वाला हमारा प्रोसेस नहीं है सिलेबस में, बट मिलती जरूर है और बहुत अच्छी खासी प्रोसेस होते हैं। ठीक है, शिकमिक एसिड वगैरह भी प्रिपेयर होता है फैट्स वगैरह के टाइम पे, आपको उतना नहीं पढ़ना है। फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, प्लस आपका यहाँ पे आ जाता है ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या आ जाता है? ऑर्गेनिक एसिड्स, लाइक अस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड, है ना, फ्यूमेरिक एसिड, इन सब से तुम्हें एनर्जी मिल सकती है। सारे प्रोसेस से एनर्जी तुम्हें मिल सकती है। यस और नो? अच्छा, उसके बाद रेस्पिरेशन हमें एनर्जी देता है या वो एनर्जी लेता है? देता है ना? अच्छा, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? एक्सर्गोनिक। एक्सोथर्मिक बोलते हो ना, यहां पे बस गॉनिक वर्ड लगा दो एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए, एक्सर्गोनिक। ठीक है, नेक्स्ट, रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, कैटाबोलिक या एनाबोलिक? चीजें, ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन कर रहे थे, ब्रेक डाउन करके हम एनर्जी पा रहे थे, तो जब भी हम ब्रेक डाउन करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक, राइट? सो दिस इज कैटाबोलिक। बट क्या सर ये एनाबोलिक नहीं हो सकता? ये एनाबोलिक भी है, ये एनाबोलिक भी है। कारण क्या है मैं बता देता हूं, कारण सुने। आप जब क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो क्रेब्स साइकिल में एक चीज बनती है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। क्या बनती है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को मैं जब कन्वर्ट करता हूं, नॉट इन द क्रेब्स साइकिल, बट अगर मैं इसको बाहर निकालूं क्रेब्स साइकिल से और इसको मैं कन्वर्ट करूं और ऑक्सीडाइज करूं, तो इससे मुझे अदर एसिड्स भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई कैन गेट एडिपिक एसिड और आई कैन गेट ग्लूटामिक एसिड, जो एनर्जी का अलग सोर्स है। और ग्लूटामिक एसिड से आगे जाके ग्लूकोज बना सकता हूं मैं। क्या बना सकता हूं? और फिर ग्लूकोज से एनर्जी पा सकता हूं। ये सर नो? इसका मतलब जब पूरी प्रक्रिया चल रही थी एनर्जी की बनाने की, कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी हैं जो आगे जाके अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को अगर मैं क्रेब्स साइकिल से बाहर निकाल के कुछ और बनाने लगूं, तब भी वो एक्सेप्ट करता है। मतलब तब उससे मुझे क्या मिलने लगेगा? नया कंपाउंड बनने लगेगा। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कैन एक्ट एज अ प्रीकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड व्हिच कैन इटसेल्फ बिकम एनर्जी सोर्स लेटर ऑन। यस और नो? देयरफॉर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं दैट रेस्पिरेशन के टाइम पे कैटाबॉलिक तो होता ही है, साथ साथ कुछ नए सब्सटेंस भी बन सकते हैं, उसके इंसाइड ने लिखा दैट कार्बन स्केलेटन फॉर्म्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कार्बन स्केलेटन फॉर्म्ड ड्यूरिंग, व्हाट इज कार्बन स्केलेटन? These are different carbon compounds, so these are carbon skeleton. The carbon skeleton formed, है ना, they can act as precursor for the formation of some other substance which would provide energy later on. Yes or no? So they are acting as precursor, they are acting as कि वो कुछ और फॉर्म कर सकते हैं आगे जाके, इसलिए हम उन्हें एनाबॉलिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। यस और नो? सो कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक मिला के क्या बोलेंगे उसको? एम्फीबोलिक। क्या बोलेंगे? एम्फी मतलब दोनों टाइप्स, जैसे तुमने पढ़ा, आयनिक नहीं पढ़े, एम्फीप्रोटिक एक एसिड होता है, उस टाइप से एम्फी, इस पूरे चीज को क्या बोलेंगे? एम्फीबोलिक। क्या बोलेंगे? एम्फीबोलिक। क्लियर हुई बात? तो दोनों हो सकता है प्रोसेस, ऐसा कुछ ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बोलो। ठीक है, मिटा दे। आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? ओके, अब मुझे एक बात बताइए कि रेस्पिरेशन जो होगा, क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेशन एक सिंगल स्टेप होगा या मल्टी स्टेप होगा? अगर सिंगल स्टेप में होगा तो भाई 1 करोड़ रुपए आज कमाए, आज ही खर्च कर दिए, फायदा नहीं है क्या? फायदा है क्या? नहीं। लेकिन अलग अलग जगह धीरे धीरे स्टॉक्स में लगाएंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, कुछ नया कमाएंगे, बिजनेस खोलेंगे, तो फायदा होगा।
तो स्टेप वाइज करने में फायदा है। सो एक स्टेप या सिंगल स्टेप, मल्टी स्टेप, दोनों सेम था भाई साहब, मल्टी स्टेप, यस और नो। सो इट्स अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, सो दैट हर एक एनर्जी का हिसाब रहे हमारे पास, हर एक एनर्जी को हम सही से यूटिलाइज कर सके, सो दैट वी कैन यूटिलाइज ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द सन। जो भी एनर्जी हमें मिल रही है सन की वजह से, और रियलिटी में क्या होगा, यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। किसकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन की। क्यों? क्योंकि जब सनलाइट गिरता है प्लांट्स पे, है ना, आपने पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस, तो अब आप देखते हैं ना, जब सनलाइट गिरता है तो कैसे इलेक्ट्रॉन जंप करता है इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। तो जो हर एक जंप पे क्या होता है, वो अपने एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट पे आ रहा होगा। अगर वो लोअर एक्साइटेड स्टेट पे आ रहा होगा तो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। तो रियलिटी में एनर्जी कहाँ से मिल रही है हमें? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से। कहाँ से मिल रही है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से। इसीलिए मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में छोड़ दूं, मैं हर एक की एनर्जी को एक एक की कैलकुलेटेड वे में रखना चाहता हूं। इसलिए हम रेस्पिरेशन को कैसा स्टेप मानते हैं? इट्स अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, इट्स अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। क्लियर हुई बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू प्लांट्स ब्रीथ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? डू प्लांट्स ब्रीथ। तो आपका क्या मानना है, प्लांट ब्रीथ करते हैं? यस, बिल्कुल। सो दूसरा सवाल अपना आता है, डू प्लांट्स ब्रीथ। सिंपल सा लॉजिक है, आप एक पत्ता बना लो, है ना, आप फोटोसिंथेसिस से क्या बना सकते हो? फूड बना सकते हो। तो अगर मैं CO2 लूं, पानी लूं, जो भी है, जैसा भी आपका फोटोसिंथेसिस आपको जो भी पढ़ाया गया है ना, तो CO2 प्लस H2O फोटोसिंथेसिस से क्या मिल जाएगा आपको? O2 मिल जाएगा। ये सर लो, बोलो, बिना O2 के लीव्स के खुद के लोग खाना खा पाएंगे? आप बात को समझिए, हमें खाना मिल रहा है, हम लोगों को उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? ऑक्सीजन की। उस तरह जो लीफ के सेल्स है वो भी खाना खाएंगे, उनको किसकी जरूरत पड़ेगी ऑक्सीडाइज करने के लिए? जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर इनका खुद का जो फूड इन्होंने बनाया होगा फोटोसिंथेसिस से, उसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी ताकि वो एनर्जी अपने लिए बना पाए। अरे ये सर नो। और हमें वैसे भी पता है दैट रेस्पिरेशन में O2 लिया जाता है और CO2 दिया जाता है, और CO2 देना भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक नहीं रहा तो दूसरा भी नहीं रह सकता, दूसरा नहीं रहा तो पहला नहीं रह सकता। ये सर नो, देखो ना, लिंक है वो पूरा। इसका मतलब ये इसको ऑक्सीजन भी चाहिए और इसको CO2 भी चाहिए। बिना CO2 के खाना नहीं बना सकता, बिना ऑक्सीजन के उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर, मतलब उस खाने से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। देयरफॉर दोनों चीज चाहिए आपको। यस और नो? यस। इसका मतलब यस, ये O2 छोड़ रहा है, CO2 ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, O2 ले रहा है, दोनों प्रक्रिया कर रहा है, मतलब यस, इट ब्रीथ्स। पहला आंसर मिला आपको कि क्यों करेगा ये ब्रीथ। बोलिए। ओके, इनके पास कोई ऑर्गन नहीं होता, दे डोंट हैव एनी ऑर्गन। डू दे हैव एनी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन? इनके पास कोई ऑर्गन रेस्पिरेशन के लिए नहीं होता। बट इंस्टेड ऑफ ऑर्गन्स क्या होते हैं इनके पास? जो यंग है, जो थोड़े बहुत ठीक ठाक प्लांट्स हैं, जो बहुत वुडी नहीं है, बारकी नहीं है, आगे जाके बूढ़े नहीं हुए हैं, तब तक उनके पास क्या है? अपना स्टोमाटा है। और हर एक सेल के पास है, एवरी सेल, एवरी एपिडर्मल सेल। तुम देखोगे प्लांट्स के मतलब प्लांट्स को ऐसे बनाया गया है, प्लांट्स को ऐसे बनाया गया है कि उसका हर एक सेल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। किसमें है? एटमॉस्फेयर। क्या हमारे में ऐसा है? हमारी किडनीज एकदम अंदर है, हमारा विसरल ऑर्गन्स पूरे अंदर है, चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है नहीं। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें नोज चाहिए, नॉस्ट्रिल से हवा अंदर चाहिए, फिर वो लंग्स में जाएगा, लंग्स ऑक्सीजनेट होकर ब्लड के थ्रू जाएगा। बट क्या कोई ब्लड इनमें होता है? नहीं। तो इनके पास कोई तो इनमें स्टोमाटा होता है हर एक सेल में, जो एयर के कांटेक्ट में है, और हर एक सेल अपना डिमांड फुलफिल कर लेता है स्टोमाटा का यूज करके। हर एक सेल अपना डिमांड फुलफिल कर लेता है किसको यूज करके? स्टोमाटा का यूज करके। यस और नो? पक्का? दूसरी चीज, जो बूढ़े होते हैं उनके पास क्या होता है? लेंटिसेल्स होता है। क्या होता है? लेंटिसेल्स। प्लस इनके पास एयर गैप मैकेनिज्म भी होता है। क्या होता है? जहां से एयर आसानी से अंदर आ जाती है। यस और नो? तो इनके पास क्या और क्या होता है? एयर गैप मैकेनिज्म भी होता है, इनके पास लेंटिसेल्स भी होता है, और इनके पास स्टोमाटा भी होता है। यस और नो? बोलिए। अच्छा, इनकी रिक्वायरमेंट है क्या ज्यादा एनर्जी की? नहीं, इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा एनर्जी की नहीं है। कारण क्या? वो लोकोमोट करते हैं? नहीं। सो दे डोंट लोकोमोट, लोकोमोशन है ही नहीं। तो एनर्जी डिमांड भी क्या है? एनर्जी डिमांड क्या है? लेस है। एनर्जी डिमांड क्या है? अगर एनर्जी डिमांड कम है तो क्या इसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? नहीं, इनको बहुत कम की जरूरत, इनका डिमांड भी काफी कम है। यस और नो? प्लस इनका रेस्पिरेटरी रेट काफी कम होता है एनिमल से रेस्पेक्ट में। इनका जो रेस्पिरेटरी रेट है प्लांट्स का, वो एनिमल से बहुत
कम होता है, क्योंकि इनका डिमांड ही ज्यादा नहीं है, तो ये क्यों ही ज्यादा रेस्पायर करेंगे। तो रेस्पिरेटरी ऑफ प्लांट से मेरा मतलब है रेस्पिरेटरी रेट ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, यस और नो, बोलो। और O2 की भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि O2 के लिए कौन है हमारे पास, O2 के लिए हमारे पास कौन है, फोटोसिंथेसिस है, तो उनको टेंशन ही नहीं है उतना, उनका खुद का है मैकेनिज्म है जहां पे उनको O2 मिल जा रहा है अच्छा खासा, उनको बाहर के O2 पे डिपेंड करना पड़ रहा है, वो खुद ही O2 प्रोड्यूसर है, सो उनका खुद का खाना भी खुद के ही तरीके से सेटिस्फाई हो जा रहा है। सो दूढ़े क्या उनका डिमांड ज्यादा है, नहीं। क्या उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, नहीं। क्या उनका रेस्पिरेटरी रेट हाई है, नहीं। क्लियर हुई बात, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लस इनके पास कोई, जैसे हम लोग के पास ब्लड था, इनके पास ब्लड है क्या, नहीं। इनके पास ब्लड भी नहीं है ना, ओके। So most of the cells of a plant have at least a part of their surface in contact with air, also facilitates by loose packing of parenchyma cells in leaves, stems and roots, which provides an interconnected network of air sacs. मतलब इनके पास पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जो बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं, क्या होते हैं, बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं, तो बीच में गैप होता है, तो हवा आराम से अंदर, बाहर से अंदर की तरफ आ जाता है, और उनको जहां एयर की रिक्वायरमेंट होती है वहां तक चला जाता है। प्लस बहुत दूर तक गैस को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत दूर तक गैस को ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इनके पास कोई ऐसा ऑर्गन भी नहीं है, ना इनके पास ब्लड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनको उतना दूर दूर भेजना ही नहीं है। क्लियर हुई बात, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब किस पे आ रहे हैं हम, रेस्पिरेशन के टाइप्स पे। कितने टाइप होते हैं भाई साहब, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। बहुत बढ़िया। एरोबिक किसके प्रेजेंस में होगा, O2 होगा, इसमें O2 नहीं चाहिए, इसमें O2 चाहिए और इसमें O2 नहीं चाहिए, ये सर नो। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, और इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। याद है सीक्वेंशियल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन आपको याद है ना, उसमें आपका बीच बीच में वो लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1.5 ज्यादा, फिर हम उसके बेसिस पे निकालते थे कि पूरा रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं था, यस। सो वही वाली बात है यहाँ पे, अगर उतने मोल नहीं है तो नहीं कर रहा है, अगर है तो वो एरोबिक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यस और नो, बोलिए। अच्छा, ये जो है ये कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म प्लस, और कहां पे होगा ये एरोबिक रेस्पिरेशन को किसकी जरूरत पड़ती है, कि देखो बता देता हूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लस साइटोप्लाज्म का यूज लेता है, बट एनारोबिक ओनली साइटोप्लाज्म, इसको सिर्फ साइटोप्लाज्म की जरूरत है, इसको सिर्फ किसकी जरूरत है, साइटोप्लाज्म की। क्लियर हुई बात, बोलो। यहां पे प्रोडक्ट क्या बनते हैं, CO2 प्लस H2O, यहां प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 प्लस, बट यहां पे प्रोडक्ट क्या बनता है, यहां पे या तो लैक्टिक एसिड बन सकता है, या तो इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 बन सकता है, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2, ठीक है। लैक्टिक एसिड, जब लैक्टिक एसिड बनता है तो हम उस टाइप के एनारोबिक रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यस और नो, यस। और इसको क्या बोलते हैं जब इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 बनता है, अल्कोहल फर्मेंटेशन। अरे यस और नो, इसको हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे, इस टाइप के एनारोबिक रेस्पिरेशन को बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इस टाइप के इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 को बोलेंगे अल्कोहल फर्मेंटेशन, यस और नो। अब सर कैसे पता चलेगा कि एनारोबिक होगा और उसमें से इन दोनों में से कौन सा होगा, लैक्टिक एसिड वाला होगा या इथाइल अल्कोहल वाला होगा, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा एंजाइम है, बिकॉज पूरी रेस्पिरेशन जो है वो बहुत सारे स्टेप्स में होती है, तो हर एक स्टेप में कंट्रोलिंग एजेंट की हमेशा होता है, जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है या स्लो कर देता है या कैटलाइज कर देता है या संभाल लेता है, तो उसको हम एंजाइम्स कहते हैं। प्रोटीन्स रहते हैं उनको संभालने के लिए, तो एंजाइमेटिक प्रोसेस है पूरा का पूरा, है ना। तो डिपेंड करेगा कि जिसके पास लैक्टिक एसिड वाला एंजाइम होगा वो लैक्टिक एसिड बनाएगा, और जिनके पास इथाइल अल्कोहल वाला होगा वो वाला करेगा। तो हर ऑर्गेनिज्म के पास सारे टाइप के एंजाइम्स तो नहीं है, एक सेट ऑफ बैक्टीरिया होंगे जिनमें हो सकता है लैक्टिक एसिड वाला लैक्टिक एसिड वाला एंजाइम हो, और एक टाइप का बैक्टीरिया होगा जिनमें हो सकता है इथाइल अल्कोहल वाला एंजाइम हो, यस और नो। दूसरी चीज कि सर लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल ये सब तो सर हार्मफुल चीजें हैं, क्या है, हार्मफुल चीजें हैं, ये इंसान को किल कर सकती है, ये उस ऑर्गेनिज्म को भी किल कर सकती है, बट एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद ही किल कर पाती है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद ही किल कर पाती है। तो फिर भी सर ये फॉर्म क्यों ही हो रहे हैं, ये फॉर्म
क्यों ही हो रहे हैं? उसका कारण ये होता है, आपने सुना होगा NaDH प्लस प्लस NaDH प्लस H प्लस सुना होगा, ये NaDH2 सुना होगा। आप देखेंगे इस पूरे चैप्टर में हमारा एक कॉमन रिएक्शन होगा, NaD प्लस गिव्स NaDH2 या NaD प्लस गिव्स NaDH प्लस H प्लस, ये एक चीज होगी पूरे रिएक्शन में। अब इमेजिन करें आप कि आप साइटोप्लाज्म से NAD प्लस को उठा रहे हैं और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं NADH प्लस प्लस H प्लस में, तो क्या ये अनलिमिटेड होगा सप्लाई में? क्या NAD प्लस अनलिमिटेड हो सकता है सप्लाई में? नहीं होता। क्या है, लगातार ये कन्वर्ट होता रहता है इसमें। NAD प्लस लगातार किसमें कन्वर्ट होता है? इसमें। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके हमें एनर्जी देता है। फिर ये आगे जाके हमें क्या देता है? वो एनर्जी कहां देता है, क्यों देता है, कैसे देता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप सुने, NAD प्लस कन्वर्ट किस में हो रहा है? NADH प्लस H प्लस में। ये क्यों बनता है? ताकि हमें एनर्जी मिले। बट क्या ये साइटोप्लाज्म में इनफिनाइट है क्या? नहीं, कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी क्या हो जाएगा। तो वो खत्म ना हो और रिसाइकल होता रहे, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इन सारी चीजों का। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन में कुछ ऐसा होता है कि वो वापस NAD प्लस को फॉर्म करने लगता है। मतलब वो NADH प्लस H प्लस से वापस क्या फॉर्म करने लगता है? NAD प्लस। ये किससे होता है? ये सारे ये एनारोबिक प्रोसेसेस है। एनारोबिक प्रोसेस में ऐसा कुछ होता है कि NAD प्लस साइटोप्लाज्म में खत्म ना हो जाए, उसके लिए हम NADH2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? NAD प्लस में। दैट इज थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें सहना पड़ता है थोड़ा सा पॉइजन अगर बनाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ तो फायदा होता है कि आगे जाके एनर्जी मिलती है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर ये तो पॉइजनस सब्सटेंस है, फिर भी क्यों बन इसलिए रहे हैं ताकि जो NAD प्लस है वो खत्म ना हो, उसको रिसाइकल करते करते हम लगातार सप्लाई करते रहे NAD प्लस, और हमें एनर्जी सोर्स हमारा लगातार बनता रहे। ये सर हाँ, इसका भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है जिसके बाद हम उसको नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर उस कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर बन गया अगर, तो वो ऑर्गेनिज्म ही मर जाता है। वो ऑर्गेनिज्म ही, तो ऑर्गेनिज्म में भी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स होते हैं जो उतने कॉन्सेंट्रेशन तक रखते हैं। जिस दिन उनका वो एंजाइम खत्म हो गया जो वो संभाल रहे थे उस कॉन्सेंट्रेशन को, जिस दिन वो उनका रिसेप्टर खराब हो गया, तो वो उस दिन उस कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा बना देंगे और वो खुद मर जाएंगे। क्लियर हुई बात? ओके, तो डिफरेंस समझ में आए? बोलिए। अच्छा, ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज होती है? एरोबिक में। किसमें? क्योंकि एरोबिक का काम ही एनर्जी देना है। बट एनारोबिक का काम क्या है? बस NAD प्लस को क्या करना? रीयूटिलाइज कराना, ताकि उसको वापस पैदा करना, रिसाइकल करना। तो यहाँ एनर्जी ज्यादा जरूरत है क्या? नहीं। बट एनर्जी ज्यादा कहाँ जरूरत है? यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 36 या 38 ATP बनता है। 36, 38, 32 किस क्या कंफ्यूजन है? नहीं है, आई विल टेल यू लेटर ऑन। बट अभी क्या आपको पता होना चाहिए, ज्यादा बनता है। यहाँ पे कितना? अप्रोक्सीमेटली 2 ATP बनता है। कितना? 2 ATP बनता है। सो क्लियर है? कितना बात क्लियर है? बोलिए। बहुत बढ़िया। अब हमें पता है मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। क्या? कैसी रिएक्शन? मल्टी स्टेप। और हमें जो सन ने जितने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया है, हर एक की एनर्जी को खींच के लेनी है। मतलब कहीं पे भी एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए। सारा एनर्जी हम यूज करेंगे और सारा एनर्जी को हम यूज करके ATP बनाएंगे अपना, ताकि जब भी हमें अब जरूरत पड़े एनर्जी की, हम ATP को तोड़ के अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। बट उससे पहले पैसे तो पूरे कमाएंगे। जब तक जान है भाई साहब, पैसे कमाते रहना है। उस तरीके से यहाँ पे कि भाई जितनी एनर्जी आ रही है सन से, सबको इंट्रैप करनी है किसी ना किसी तरह, और स्टेप वाइज करनी है। यस और नो? तो अब एक स्टेप आया जिससे एनर्जी हमें फिर से मिलेगी, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। पहला स्टेप है, पहला पॉइंट है जिससे आपको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। और वो एक बहुत अच्छा तरीका है एनर्जी पाने का, क्योंकि वो बहुत सारे स्टेप्स में होता है, प्लस हर एक स्टेप पे एंजाइम लगता है, तो फायदा तो होता ही है। यस और नो? सो लेट अस टेक into account this process known as glycolysis। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में कुछ ऐसा होता होगा कि मान लो फोटोसिंथेसिस है। हम फोटोसिंथेसिस से क्या क्या बना सकते हैं? स्टार्च बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं, हम सुक्रोज बना सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं, राइट। तो आप सुक्रोज को तोड़ेंगे, आपको ग्लूकोज मिलेगा, फ्रुक्टोज मिलेगा। आप ग्लाइकोलिसिस कर सकते हैं, फ्रुक्टोज का फ्रुक्टोलाइसिस कर सकते हैं। क्योंकि सुक्रोज अल्टीमेटली कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज फ्रुक्टोज में, तो उसका आप लाइसिस कर सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये सॉल्व हो। प्लस आप स्टार्च को भी तोड़ सकते हैं बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट में। तो अब हर चीजों से अल्टीमेटली कहां पे आ रहे हैं? ग्लूकोज पे आ रहे हैं। आप स्टार्च से भी ग्लूकोज में आ रहे हैं, आप ये क्या बोलते हैं उसको, सुक्रोज से भी ग्लूकोज पे ही आ रहे हैं। तो हम ग्लूकोज से ही शुरू कर रहे हैं इस चीज को, इसीलिए। क्लियर हुई बात? तो ग्लूकोज है ना। तो हमें एनर्जी चाहिए हर एक स्टेप में। बट होता क्या है ना, तुम इनिशियल दौर पे अगर पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें पैसे देने भी पड़ते हैं।
आके यहाँ पे अटैच हुआ होगा, ये सर। अच्छा बहुत बढ़िया, आगे आओ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज से फ्रुक्टोज मतलब आइसोमराइजेशन हो गया होगा। अरे यस और नो, सेम चीज के दो अनेक प्रकार, फॉर्मूला सेम है मगर स्ट्रक्चर बदल गया है, तो इट इज आइसोमर, यस और नो। तो यहाँ पे आइसोमर बना, तो क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा फॉस्फेट ऐड हुआ? नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, सब एंजाइम एंजाइम सब लिखेंगे अभी, बट आपको अभी मैं बस एक रैंडम तरीका बता रहा हूँ याद करने का। फिर आप वापस से और एक फॉस्फेट डालोगे, आप वापस से, अब इमेजिन करो क्वेश्चन पूछेगा कि सर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन ही क्यों रहा है कि नहीं? अगर आप लोग को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दिखा, आप और एक फॉस्फेट ऐड कर देते इसी में, बट द प्रॉब्लम इज कि जब आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर देखोगे तो कोई फ्री एंड खाली ही नहीं होता है फॉस्फेट ऐड करने के लिए, कोई फ्री एंड खाली ही नहीं होता है फॉस्फेट ऐड करने के लिए। तो हम ग्लूकोज को पहले किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें? एंड वंस यू आर इन द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और एक एंड मिल जाता है जहां पे तुम फॉस्फेट को अटैच कर सकते हो, यस और नो। सो इसलिए अब आप फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाते हैं, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मतलब आपने और एक फर्स्ट पोजीशन पे आपने अब क्या डाल दिया? और एक फॉस्फेट ग्रुप डाल दिया। और एक फॉस्फेट ग्रुप कहां से आया होगा? वापस सर एडीपी को एटीपी से आप एडीपी बनाइए प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को वहां पे अटैच कीजिए। सिंपल तरीका, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर आप इसको क्या कीजिए, इसको आप तोड़िए, क्या कीजिए? तोड़िए। तो तोड़ने के लिए आप एल्डोलेज दीजिए, क्या दीजिए? क्योंकि आपको एक एल्डिहाइड बनाना है। आप बस इतना याद रखिए कि आपको बनाना क्या है, एक एल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। तो आप इसको तोड़िए, और तोड़ेंगे तो कितने हिस्सों में टूटेगा ये? 2 हिस्सों में। मतलब आप बीच से तोड़िए, इसको एकदम सेंटर से तोड़िए, तो आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक एल्डिहाइड मिलेगा जिसको मैं बोलूंगा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फॉस्फो, और एक चीज मिलेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डीएचएपी। क्या मिलेगा? डीएचएपी, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और क्या मिलेगा? डीएचएपी। और आपने उसको कैसे तोड़ा? एल्डोलेज देके। कैसे तोड़ा? एल्डोलेज देके। और एक प्रोसेस इनके बीच में होगी, कौन सी प्रोसेस? आइसोमेराइजेशन की प्रोसेस। ये एक दूसरे के साथ इंटरकन्वर्टेबल है। ये कैसे फॉर्म है? इंटरकन्वर्टेबल है। आपने कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ा हुआ है, उस टाइप की चीजें यहाँ पे होती रहती हैं लगातार। मतलब इस यहां तक सब कुछ सही चल रहा था सर, उसके बाद इस प्रोसेस के बाद जब डीएचएपी कन्वर्ट हो सकता है पीजीएल में, तो मैं मान सकता हूं कि ये 2 पीजीएल हो जाएंगे, एक खुद का पीजीएल और एक डीएचएपी जो आइसोमराइज होकर पीजीएल बन गया। तो इसके बाद जो कहानी चलेगी वो 2-2 मॉलिक्यूल की चलेगी। कितने की चलेगी? यस और नो? क्योंकि जो मैंने फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को बीच में तोड़ा और बनाया मैंने क्या? पीजीएल एंड डीएचएपी। उसको मैं अब डीएचएपी को किस में कन्वर्ट कर दूंगा? पीजीएल में, क्योंकि वो तो आइसोमराइज हो सकता है। यस और नो? तो अब यहां से जब मैं चलूंगा तो कैसे चलूंगा? 2 मॉलिक्यूल लेके चलूंगा। मतलब मैं ये मान रहा हूं कि डीएचएपी भी इसमें कन्वर्ट हो चुका है। या तो आप इस तरफ मान लो या इसको कन्वर्ट कर लो डीएचएपी में और वहां से 2 शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यस और नो? यस है ना? बहुत बढ़िया। अब देख, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, क्या करूंगा? और उसको किस में कन्वर्ट करूंगा? एसिड में। फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, किस में कन्वर्ट करूंगा? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यस और नो? बोलिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे कितने फॉस्फेट है? कितने फॉस्फेट है? एक ही फॉस्फेट है। अब हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो फिर से एक फॉस्फेट चाहिए। बट आप इमेजिन कीजिए, आप सिर्फ पैसे दिए जा रहे हैं और आपको प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा है, तो फायदा होगा? तो क्या अब यहां पे एटीपी और खर्च करना चाहेगा? हम अल्टीमेटली चाहते क्या है? एटीपी बनाना। बट भाई साहब सिर्फ ये एटीपी का ही डिमांड कर रहा है, कोई फायदा है क्या? बोला भाई साहब सिर्फ हमें पैसे दो, हम तुम्हें पैसे वापस नहीं देंगे, बट हमारा मोटिव तो पैसे कमाना था। यस और नो? तो यहां पे अब कौन फॉस्फेट देगा? H3PO4 देगा। कौन देगा? मतलब जो भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट घूम रहा होगा साइटोप्लाज्म में एक्सेप्ट एटीपी, क्योंकि एटीपी अब हम खर्च नहीं कर सकते, बहुत खर्च हो गया भाई साहब ऑलरेडी। फॉस्फेट अभी और एक अटैच करना है, बट ऑलरेडी बहुत खर्च हो चुका है एटीपी। तो अब हम क्या इसमें डालेंगे? H3PO4। कोई घूम रहा होगा साइटोप्लाज्म में H3PO4,
उसका फॉस्फेट को बोलेंगे भाई साहब तू घुस जा, क्योंकि एसिडिक आर इजीली दे विल लीव देयर H+, H3PO4 का 3H+ तो ऐसे ही रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या PO4 2-, वो आके यहाँ पे घुस जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहां से मैं ले आऊंगा H3PO4 और PO4 जो आएगा यहाँ पे ये अटैच होगा यहाँ पे इसमें, मतलब ये इसमें अटैच होगा और अटैच होकर क्या बन जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई है, बोलिए पक्का 100%? अच्छा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड सर बन गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे बताइए, ये एक मॉलिक्यूल की दो मॉलिक्यूल, सर दो मॉलिक्यूल की कहानी चलेगी इसके बाद से, ये तो हमें पता ही है, बहुत बढ़िया। अब बताइए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से मान लो मैं एक मान लो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से मैं फिर से एक अब फॉस्फेट हटाऊंगा, क्या करूंगा? हाँ, फॉस्फेट हटाने से मुझे फायदा होगा कि लॉस होगा? क्योंकि साइटोप्लाज्म में एडीपी घूम रहे होंगे, एडीपी तो घूम रहे होंगे, तो एडीपी को अब क्या मिल जाएगा? एक फॉस्फेट, तो अब क्या बन जाएगा? एटीपी। और इस बार कितने एटीपी बनेंगे? एक की दो? दो। कितने बनेंगे? तो इस आइसोमेराइजेशन से बहुत फायदा हुआ हमें, अब हमें दो चीजें मिलेंगी। हमने दिया था वहां पे इनिशियली कितना? 2 एटीपी, और अब हमें एक ही बार में कितना मिल गया? 2 एटीपी। पहले हमने दो अलग अलग स्टेप में एक एक एटीपी डाली थी, 2 एटीपी हमने इन्वेस्ट की थी, अब हमें एक ही बार में कितना मिल गया? 2 मिल गया एक ही बार में। और उसका कारण कौन था? ये आइसोमेराइजेशन नहीं होता तो क्या मैं यहाँ से 2 की प्रक्रिया ले पाता? बिना 2 की प्रक्रिया ले पाता तो क्या यहाँ पे मुझे एनर्जी डबल मिल पाती? एक ही स्टेप में नहीं मिल पाती। ये सर फायदा तो हुआ सर, तो अच्छी बात है सर, जो भी नेचर ने किया अभी तक बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने इसको कन्वर्ट किया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, यस और नो? तो इस स्टेप में हमें क्या मिला? हमें एडीपी से कन्वर्ट होके मिला एटीपी, क्योंकि इसका एक फॉस्फेट पीआई इसके साथ जुड़ के क्या बना दिया इसने? एटीपी बना दिया। क्या बना दिया इसने? यस और नो? बनाया। अच्छा, अब वापस से मैं क्या करूंगा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करूंगा? आइसोमेराइज करूंगा। फिर से क्या करूंगा? आइसोमेराइज करूंगा, ठीक है। आइसोमेराइज करके उसको मैं बनाता हूं 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनाऊंगा? 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। बोलो क्लियर हुई बात? नाउ फाइनली ये 2 मॉलिक्यूल है, ये भी 2 मॉलिक्यूल, और ये वाला 2 इसका पोजीशन बताता है, ठीक है। ये सब पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद ये पोजीशन है, मतलब फॉस्फेट कहां पे जुड़ा हुआ है, कार्बन चेन में होता है ना पोजीशन, वही और कुछ नहीं। तो ये 2 और ये 2 में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये 2 मॉलिक्यूल बता रहा है और ये 2 फॉस्फेट की पोजीशन बता रहा है, ये सर। अब एक और फॉस्फेट है, एक और फॉस्फेट है कि नहीं? अभी तक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में एक फॉस्फेट है, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट में। फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट, पाइरुवेट मतलब फॉस्फोफेनॉल पाइरुविक एसिड भी बोल सकता हूं इसको, यस और नो? मतलब फॉस्फेट अब गायब हो गया। बोलो फॉस्फेट अब क्या हो गया? कौन कॉल कर रहा है? हाँ क्लियर हुई बात? तो क्या था ये? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, उसके बाद फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट था। हाँ, तो अभी तो नहीं गायब हुआ है, फॉस्फो तो है ना अभी भी। हाँ, तो इसके बाद फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट के बाद मैं फाइनली से कन्वर्ट करूंगा पाइरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करूंगा? तो जब मैं पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट करूंगा, यहाँ पे फॉस्फो आ रहा है नहीं, मतलब फॉस्फो रिमूव हो गया। फॉस्फो क्या हो गया? रिमूव। मतलब ये पक्का किसमें? वापस इसने एडीपी से क्या ले लिया होगा, तो वापस क्या क्या बन गया होगा? अच्छा, यहाँ पे कितना एटीपी बना? एक। यहाँ पे कितना बना? एक। रियलिटी में मॉलिक्यूल कितने थे? 2। तो एटीपी भी कितने बने? 2। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल कितने थे सर? 2। तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल से एक एटीपी, 2 मॉलिक्यूल से 2, तो टोटल हमें एटीपी मिला कितना? 4। हमने दिया कितना था? 2। नेट फायदा किसका हुआ? नहीं फायदा हुआ कि नहीं? अरे हमने दिया, इन्वेस्ट किया 2 ही, और मिला कितना हमें? 4। फायदा 2 की कहानी शुरू कहां से हुई थी? आइसोमेराइजेशन से। तो फायदा हुआ कि नहीं फायदा हुआ? बोलो। नहीं आसान है, कितना आसान है बोले? नहीं, आप सिंपल शुरू कीजिए ग्लूकोज में फॉस्फेट डालिए, क्योंकि आपको इनिशियल पैसा देना पड़ेगा, फिर उसको थोड़ा आइसोमेराइज कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको डबल साइडेड चेन नहीं मिल रहा था ग्लूकोज में। आप जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में, आपको पता चलेगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और एक फॉस्फेट में ऐड ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई फ्री एंड खाली नहीं था। इसलिए आपको उसमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ा? आइसोमेराइज करना पड़ा। नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपने एंजाइम कौन सा यूज किया? आइसोमेरेज। सिंपल। कौन सा एंजाइम यूज करा? आइसोमेरेज। अच्छा, ग्लूकोज कितना कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पे कौन सा आप एंजाइम लगाएंगे? हेक्सोकाइनेज। क्या लगाएंगे?
कितना सिंपल है देखो तो, 6 कार्बन हेक्सोकाइनेज हो गया, इधर आइसोमराइज कर रहे तो आइसोमराइज हो गया। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है। तो यहां पे आप क्या लगाएंगे? अब क्या मैंने यहां पे आइसोमराइजेशन किया है तो यहां पे भी काइनेज ही लगेगा, यहां पे भी क्या लगेगा? बट यहां पे किसमें काइनेज लग रहा है? फ्रुक्टो और फॉस्फो वर्ड है ना, तो फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज, क्या बोल देंगे इसको? फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज। यस और नो? उसके बाद एल्डोलेज लगा, उसके बाद आइसोमरेज लगा। यस और नो? अब आप मुझे एक बात बताइए कि एल्डिहाइड से एसिड कौन सी प्रक्रिया है ये? ऑक्सीडेशन। इज इट नॉट ऑक्सीडेशन प्रोसेस? और कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या, या उसमें रिडक्शन होना जरूरी है? जरूरी है। तो यहां पे अगर ऑक्सीडेशन की एक प्रक्रिया हुई है तो इसी स्टेप में एक रिडक्शन की प्रक्रिया हुई होगी। यस और नो? एंड रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन को हम क्या मानते हैं? गेन इन इलेक्ट्रॉन, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यस और नो? तो ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन भी होना है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ H प्लस। क्या होता है रिडक्शन मतलब? एडिशन ऑफ H प्लस। यस और नो? तो देखो तो क्या होगा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ NAD प्लस कन्वर्ट्स टू ट्वाइस ऑफ NADH प्लस H प्लस। यस और नो? अरे हाइड्रोजन ऐड हुआ कि नहीं NAD प्लस के साथ? अगर हाइड्रोजन किसी भी चीज में ऐड होता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो एक तरफ रिडक्शन हो रहा है और एक तरफ दिख रहा है सर रिडॉक्स रिएक्शन बहुत अच्छे से। यस और नो बोलिए? बहुत बढ़िया। तो अब आप मुझे बताइए कि यहां पे एंजाइम क्या लग सकता है? आपका कंपाउंड क्या है? PGL है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। एंजाइम यहां पे क्या लगेगा? यहां देखो तो H प्लस एक्सट्रैक्ट करके दे दिया गया इसको। H प्लस एक्सट्रैक्ट किससे किया गया? PGL से। तो हम क्या बोलेंगे? एंजाइम क्या यूज होगा? PGAL डिहाइड्रोजिनेज। अरे हाइड्रोजन एक्स्ट्रैक्ट कर लिया तो डिहाइड्रोजन कर लिया उसको। PGL को डिहाइड्रोजन किया तो उसका हाइड्रोजन खींचा। यस और नो? तो इसको हम उस एंजाइम, उस प्रोसेस के एंजाइम को हम क्या बोलेंगे? PGL डिहाइड्रोजिनेज। यस और नो? क्योंकि आपको PGL को ऑक्सीडाइज करना है। आपको PGL को ऑक्सीडाइज करना है मतलब उसका H प्लस निकाल देना है। और अगर उसका H प्लस निकाल देना और देना किसको है? फिर उसको NAD प्लस को देना है, उस H प्लस को। यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे पूरा दिख रहा है ना यहाँ पे, एल्डिहाइड से एसिड इज ऑक्सीडेशन का प्रक्रिया, NAD प्लस से NADH रिडक्शन का तरीका। लेकिन ये H प्लस आया कहां से? PGL से खींचा गया। अगर मैं PGL से नहीं खींचता H प्लस तो क्या उसका ऑक्सीडेशन हो पाता? नहीं। वी नो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। यस और नो? तो यहां पे एंजाइम क्या यूज होगा? PGAL डिहाइड्रोजिनेज। क्या होगा एंजाइम यूज? PGAL डिहाइड्रोजिनेज। यस और नो? बोलिए, समझ में आ रही है बात आपको या नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। तो एक और करेक्शन आप कर सकते हैं। करेक्शन मतलब पोजीशन दिखा सकते हैं। यहाँ पे बोलता हूं ना, फॉस्फेट लगा हुआ है तो उसका पोजीशन एक होगा। यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और यहाँ पे भी 3 PGA, फिर उसके बाद 1,3 BPGA आ गया। यस और नो? बोलो। बहुत बढ़िया। अब देखो तो PGL डिहाइड्रोजनेज हो गया। PGL के बाद तुम्हारा है, PGL के बाद एक स्टेप मिस हो गया। PGL के बाद एक छोटा सा स्टेप मिस हुआ क्या? PGAL के बाद फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया। अच्छा, यहां पे था एक्चुअली 1,3, ये होगा 1,3 BPGA होगा और ये होगा 3 BPGA, है ना? यहाँ फॉस्फेट ऐड किया ना मैंने। फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हो रहा है। देखो H3PO4 से फॉस्फेट इसमें ऐड हुआ तो ये बना 1,3 BPGA।
यस और नो? तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से अल्टीमेटली हम बना तो एसिड रहे, उसमें कोई परेशानी नहीं है, बस यहाँ पे आप H3PO4 और यहाँ पे 1,3 कर लेंगे इसको, 1,3 BPGA, ठीक है। उसके बाद आएगा 3 BPGA, ठीक है, बोलो। सो 1,3 BPGA में 1,3 BPGA से जो 3 BPGA है, यहां पे एक ATP रिलीज हुआ है, यहां पे एक ATP हमें मिला है, ADP से ATP से ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स ATP। यहां पर हमें एक ATP मिला है, मतलब 2 ठो मिला है, यस और नो? क्यों? क्योंकि एक फॉस्फेट हमने यहां से एक्सट्रैक्ट करके इसको 3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना दिया है। 1 पोजीशन पे जो फॉस्फेट था, फर्स्ट पोजीशन पे जो फॉस्फेट था, उसको रिमूव करके मैंने ATP बना लिया, इसलिए अब यहां पे बचा क्या? 3 BPGA, यस और नो? क्लियर है सबको? बोलिए। अच्छा, यहां पे एंजाइम कौन सा यूज होता है? एंजाइम यहां पे यूज होता है ट्रांसफॉस्फोराइलेज, ट्रांसफॉस्फोराइलेज। कारण क्या है मैं बता, मतलब उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप एक चीज समझ लें, ट्रांस वर्ड कब आता है? जब 2 कार्बन के एंड्स पे होते हैं, ऑपोजिट एंड अपोजिट एंड्स पे, याद है ना आपको ट्रांस, और ये तो पता होगा सिस और ट्रांस, तो ये ट्रांस स्ट्रक्चर होता है BPGA, पहली बात तो। दूसरी बात, इसका फॉस्फेट हमने खींच के ATP को दे दिया, तो हमने ट्रांसफर भी कर दिया, अरे यस और नो? तो ट्रांसफॉस्फोराइलेज, क्लियर हुई बात कि नहीं? चलो, फिर आ गया 3 BPGA। 3 BPGA से यहाँ पे अपना बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से मैंने क्या बना दिया? PGA बना दिया, मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना दिया, यस और नो? बोलिए। बिस 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 तब यूज करते हैं ना जब 2 जगह लगा हो। बिस वर्ड नहीं सिखाया था तुम लोगों को नोमेनक्लेचर में? बिस कब यूज करते हैं? जब 2 जगह लगा पे हो। जब एक ही जगह लगा है बिस यूज करेंगे क्या? नहीं। तो यहां देखो तो 1,3 BPGA, ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? 3 PGA लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? 3 PGA। तो हाँ, ये फिर से मैं लिख दिया हूं, इसको आप डायरेक्ट ऐसे एरो दिखा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 3 PGA से 2 PGA आपको फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। एंजाइम क्या लगा यहाँ पे? म्यूटेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हुआ। 3 PGA से हमने उसी फॉस्फेट को अब कहां भेज दिया? सेकंड पोजीशन पे। अब थर्ड वाले फॉस्फेट को हमने कहां भेज दिया? सेकंड वाले पे, यस और नो? सब लोग बोलेंगे, कोई परेशानी है क्या? अच्छा, अब 2 PGA से हम क्या बना रहे हैं? फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट। क्या बना रहे हैं? फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट। तो यहां पे हम एंजाइम यूज करते हैं इनोलेज। क्या यूज करते हैं? इनोलेज। अच्छा, 3 PGA से लेके 2 PGA, ये आपका फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। म्यूटेशन हुआ ना, थर्ड पोजीशन के फॉस्फेट को हमने रूप बदल के सेकंड पे रख दिया, तो म्यूटेज लगा। नेक्स्ट, 2 PGA से 2 फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट, क्या हो गया? इनोलेज एंजाइम यूज हुआ। क्या एंजाइम यूज हुआ? इनोलेज, ठीक है, बोलो। एंड लास्टली आपका यूज हुआ पाइरुवेट काइनेज। लास्टली क्या यूज हुआ? पाइरुवेट काइनेज। कहां पे? हाँ, ट्रांसफॉस्फोराइलेज। ट्रांसफॉस्फोराइलेज, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, यहाँ पे इनोलेज, और यहाँ पे पाइरुवेट काइनेज। सो हाउ मेनी स्टेप्स कैन यू सी हियर? देखो तो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, देन स्टेप 6, then step 7, then step 8, then step 9, and finally step 10 स्टेप दिखे? 10 स्टेप दिखे? अच्छा, पहला स्टेप और तीसरा स्टेप इरिवर्सिबल, 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 जो भी है। ये स्टेप इरिवर्सिबल नहीं है, ध्यान देना, ये स्टेप इरिवर्सिबल नहीं। ओके, एटीपी कौन कौन से स्टेप पे हमने दी थी?
1 और 3 पे। आइसोमेराइजेशन कौन से स्टेप पे हुआ? 5th स्टेप पे। पहली बार एनर्जी कहां पे, कौन से स्टेप पे मिली? 7th बताइए कहाँ मिली एनर्जी? 7th स्टेप पे। कहाँ मिली? अच्छा, लेकिन आपको 6th स्टेप में NADH प्लस प्लस H प्लस भी मिल रहा है, जो आगे जाके आपको क्या देगा? एनर्जी। अभी नहीं दे रहा वो एनर्जी, लेकिन आगे जाके। तो क्वेश्चन अगर हो कि पहली बार एनर्जी कब मिलेगी, तो आप बोलेंगे स्टेप नंबर 6 पे। लेकिन अगर पूछेगा पहली बार सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी, मतलब देते ही एनर्जी मिल गई, समझ में आ रही है? वो कहाँ मिल रही है? 7th स्टेप पे। कहाँ मिल रही है? तो अगर पहला बार पूछे जाए सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी तुरंत कहाँ से मिल रही है? 7th स्टेप पे। पहली बार एनर्जी कहाँ मिलेगी? यहाँ पे। कारण कि जब ये प्रक्रिया हो रही थी तो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ हो गया था? नहीं, ये बना, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजा गया और एनर्जी मिल गई। अरे हम ना अभी पढ़ने के लिए सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अभी तक चालू नहीं हुआ है, बट क्या रियलिटी में वो चालू नहीं है? क्या रियलिटी में ये सारे प्रोसेस एक साथ नहीं चलते रहते हैं, लगातार चलते हैं ना? तो जैसे ही यहाँ पे आपको NADH प्लस प्लस H प्लस मिलेगा, ये तुरंत कहाँ जाएगा? बाहर, और ये अपना घुस जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसते ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाली प्रक्रिया होगी और उससे हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली जाएगी। तो पहली बार एनर्जी आपको कहाँ मिलेगी? स्टेप नंबर 6 पे। लेकिन सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी कहाँ मिलेगी पहली बार? 7th स्टेप पे। यस और नो? बोलो कितना ATP मिल रहा है 7th स्टेप पे? 2 ATP। और एक कहाँ मिल रहा है? 10th स्टेप पे, आखिरी स्टेप पे। यस और नो? बोलो। तो आपको पता होना चाहिए आपने ATP कौन कौन से स्टेप पे दिया और आपने कितना दिया। आपने टोटल ATP एक बार यहां दिया, एक बार यहां दिया, मतलब स्टेप नंबर 1 पे एक ATP गई, स्टेप नंबर 3 पे एक ATP गई, स्टेप नंबर 7 पे 2 ATP मिली और स्टेप नंबर 10 पे 2 ATP मिली। यस और नो? क्लियर है सबको या नहीं क्लियर है? बोलिए। 100% पक्का? बहुत बढ़िया। अच्छा, NAD कितने बार यूज हुआ? यहां पे। और कितने मॉलिक्यूल यूज हुए? 2, क्योंकि यहां से 2 की प्रक्रिया शुरू हुई तो यहां 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे। यस और नो? 100% पक्का? बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, जहां जहां काइनेज वर्ड आ रहा है, जहां जहां, वहां पे आप Mg2+ भी एक लगा ले। बिना Mg2+ के वो काम नहीं करते हैं, उनको Mg2+ एज अ को फैक्टर चाहिए। ठीक है?